सैंपल पेपर में देखा था आपने 2023 और 24 के सैंपल पेपर में लिखा हुआ था कि तानों के 6 प्रकार आपको बताने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तानों के 6 प्रकार नहीं, तानों के 7 प्रकार बता रहा हूँ और बड़े ही आसान तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन जो बन रहा है तानों के निम्न प्रकार, जो 3-4 क्वेश्चन है जो कि मतलब रह गए हैं, जहाँ जो मेरे को लगता है कि शायद आ सकते हैं, तो उसमें से मैं बता रहा हूँ। तो तानों के जो निम्न प्रकार है, सबसे पहले देखेंगे तो पहला जो प्रकार है वो है शुद्ध तान। जिस तान में स्वरों का क्रम प्रयोग सीधा हो, ठीक है, सीधा मतलब बिल्कुल सीधा जाए, जैसे आरोह अवरोह आप करते हो, सीधा हो, पूरा पढ़ते हैं, सीधा हो तथा आरोह अवरोह एक जैसा हो, उसे शुद्ध तान कहा जाता है। इसे सपाट तान भी कहते हैं, जैसे सारे गामा पाधा नीसा नी धा पामा गारे सा। ठीक है, इसको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ही आसान है, बड़ा ही सरल है। इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि यदि मान लो फॉर एग्जांपल हम गए सा रे गा मा पा धा नी सा, आरोह आपको आता है और यहीं से आपको वापस भी चले जाना है। ठीक है, यहां से गए और वापस आ गए तो क्या बन गया आगे, सा रे गा मा पा धा नी सा और नी धा पा मा गा रे सा, और ये चीज़ आप यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो आगे ही मैं इसको, देखो यहाँ तक आरोह हो गया, सा रे गा मा पा धा नी सा आपको आता है, ये आरोह हो गया और आगे नी धा पा मा गा रे सा, ये इसका अवरोह हो गया। तो आरोह अवरोह बिल्कुल सपाट है, मतलब बिल्कुल सीधा, इसको सपाट तान भी कहते हैं कि स्वरों में जा रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये हो गई हमारी बिल्कुल शुद्ध तान, सपाट तान। ठीक है, इसको हम शुद्ध तान या सपाट तान कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे छूट की तान। ठीक है, छूट तान क्या होती है ये मैंने आपको पूरा बता दिया। छूट तान देखेंगे, जब तार सप्तक के किसी स्वर से तेजी से मध्य सा पर आते हैं तो वह छूट की तान कहलाती है। जैसे मान लो जी, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे माँ को डैश करके लिखा हुआ है, माँ पर रुके और गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक तान बन गई। तो माँ पे रुके, माँ गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा, और सा पे आ गए तो ये एकदम से आ गया देखो ऊपर से। तो यहाँ पर एक स्वर पे आप रुके और गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा एकदम से आप इसको लेकर के यहाँ पर खत्म कर दिए, तो ये आपकी छूट की तान होगी। तो ये माँ पर भी हो सकता है, ये चीज़ गा पर भी हो सकती है, ये चीज़ रे पर भी हो सकती है और ये चीज़ सा पर भी होती है। जैसे मान लो सा पर देखें हम, तो सा पे क्या कहेंगे, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, और सा पर आकर के लास्ट में हमने यहाँ पर खत्म कर दिया, तो ये हमारी हो गई छूट की तान। नेक्स्ट चलते हैं, इस तान में स्वरों का प्रयोग जबड़े की सहायता से किया जाता है, यह केवल गायन में प्रयोग होती है। तो तीसरा नंबर जो है जबड़े की तान, जबड़ा, जो कि आप जानते हो जबड़ा क्या होता है। जबड़े की तान में जबड़े की सहायता से स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तान लगाई जाती है, तो उसको हम जबड़े की तान कहते हैं, बड़ा ही आसान है। नेक्स्ट चलते हैं दानेदार तान। दानेदार तान का मतलब होता है जिसमें स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई दे। ठीक है, इस तान में हर स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। कुछ विद्वान इसमें कर्ण का भी प्रयोग करते हैं और इसे कर्णयुक्त तान कहते हैं। तो इसमें मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, आप भी मत देना, तो आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। तो इस तान का हर स्वर स्पष्ट रूप से साफ सुनाई देता है। ठीक है, जो भी आप तान लेगोगे तो वो स्पष्ट सुनना चाहिए। अगला चलते हैं अचरक तान। इस तान की विशेषता यह है कि इसमें हर स्वर को 2 बार लिया जाता है, जैसे गागा मामा धाधा, सा सा धाधा मामा, कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी आप इसमें ले सकते हो। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे मान लो आपने किया सा सा रे गागा रे सा सा, तो ये आपकी तान बन गई एक, सा सा रे गा गा रे सा सा, सा सा रे गा रे सा सा। तो ये आपकी अचरक तान है जिसमें स्वर 2 बार आएगा, एक स्वर डबल बार इसको आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हलक की तान। हलक आपको पता ही है, हलक क्या, जीभ को अंदर बाहर करते हुए जब तान लेते हैं तो हलक की तान कहलाती है। ठीक है, जीभ को अंदर बाहर करते हुए जब तान ली जाती है तो उसको हलक की तान कहते हैं। 7 नंबर पर बोल तान। बोल तान में गीत के शब्दों को बोल को ही स्वर के रूप में यूज करके गाया जाता है। मतलब बोल तान के अंदर जो बोल है ना, गीत के जो बोल हैं, जैसे मान लो अगर हम बात करें भोपाली की, तुम हम सन जिन बोलो पिहरवा, शब्द है तुम हम सन जिन बोलो पिहरवा। आप देखो पदा सा धा पा गा रे सा, तो हमने इसको कैसे गाना है, तुम पिहरवा, मतलब वो शब्द सुनाई दे रहे हैं, वो बोल सुनाई दे रहे हैं, तो ये बोल की तान कहलाती है यहाँ पर। तो ये आपका तान का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं ध्रुपद की वाणियाँ। तो ध्रुपद की वाणी क्या होती है, ध्रुपद की वाणी जहाँ पर ध्रुपद को सिखाया जाता था, ध्रुपद को बड़े ही अच्छे तरीके से संजो कर रखा जाता था, सिखाया जाता था। ध्रुपद सिखाने की जो जगह है उसको हम वाणी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ख्याल गायन शैली के घराने हैं, वैसे ही ध्रुपद की वाणियाँ होती थी। तो वाणियाँ हमारे पास 4 हैं, खंडार वाणी, गोबरहार वाणी, डागुर वाणी और नौहार वाणी। तो खंडार वाणी क्या होती है, इस गायन का संबंध राजा सम्मोखन सिंह से है। तो राजा सम्मोखन सिंह ने खंडार वाणी को बनाया है। इन्हीं सम्मोखन सिंह को नौबत खां के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम नौबत खां हो गया था क्योंकि इन्होंने
तानसेन की कन्या से विवाह करके इनका नाम बदल दिया गया था। तो ये तानसेन की कन्या से इन्होंने विवाह कर लिया। तानसेन वैसे तो वो ब्राह्मण है तानसेन, लेकिन उन्होंने भी एक मुस्लिम लड़की शादी की थी हुसैनी से। उसके बाद वो कहते हैं कि मुस्लिम हो गए थे, लोग कहते हैं ये बात। उनके निवास स्थान खंडार के नाम से, तो जो सम्मुखन सिंह जी है, राजा सम्मुखन सिंह या नौबत खान जो है, खंडार नाम की जगह से थे, बिलोंग रखते थे, तो उसी के नाम पर इन्होंने इस बानी का नाम खंडार बानी रख दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं गोबरहार बानी। इस बानी का संबंध तानसेन से जोड़ा गया है। ठीक है, तो गोबरहार हो गया तानसेन से जोड़ा गया है। यह बानी शांत तथा गंभीर मानी जाती है। तानसेन गौड़ ब्राह्मण थे, अतः उनकी बानी का नाम गोबरहार बानी माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं डागुर बानी। इस बानी का संबंध ब्रजचंद से जोड़ा जाता है। ठीक है, नौहार बानी, इस बानी को श्रीचंद की बानी भी कहा जाता है। तो डागुर से संबंध किसका है? ब्रजचंद से। और नौहार बानी जो है वो श्रीचंद से। तो यहाँ पर एक नंबर के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? खंडार बानी किससे संबंधित है? राजा सम्मुखन सिंह या फिर नौबत खां से। और गोबरहार तानसेन से, डागुर बानी ब्रजचंद से, और नौहार बानी जो है वो